Welcome back, physics enthusiasts. I'm Swati, and in this video we are going to discuss about electric flux and Gauss theorem, the most important topics of Unit 1 electrostats. ये वीडियो CBSE एस्पिरेंट्स के लिए है जिसमें हम डेरिवेशंस, थ्योरी, कॉन्सेप्ट्स एंड न्यूमेरिकल सब कवर करने वाले हैं. सो लेट्स बिगिन विद दैट. ओके, तो फर्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है. ध्यान से समझना. सपोज तुम्हारे पास एक चार्ज है, कोई सा भी चार्ज ले लो. हमने लिया एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, ठीक है. अब अगर इस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के आसपास कोई दूसरा चार्ज है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. अगर पॉजिटिव फोर्स ही रखूं तो ये इसको दूर भेजेगा, ठीक है, और बिना कांटेक्ट के करेगा कि इसके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है. इसका आसपास एक ऐसा स्पेस होगा जिसमें इसका इन्फ्लुएंस फील कर सकते हैं, और उसमें अगर कोई दूसरा चार्ज आया तो उसको फोर्स फील होगा. क्योंकि सेम नेचर है तो उसको फोर्स रिपेलिंग लगेगा, वो दूर जाएगा. अब यहां पे अगर चार्ज ना होकर के सपोज इसी फील्ड में मैंने कोई भी एक सरफेस रख दिया, सपोज कोई भी एक रेक्टेंगुलर लेमा है, कुछ मेटल रख दिया, कुछ भी रख दिया, तो अब इस सरफेस जिसका एरिया कुछ ए है, उसका इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कुछ इंटरेक्शन होगा, कुछ फील करेगा, इसका फोर्स वगैरह. तो हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है बेसिकली वो हमें ये बताता है कि एक चार्ज किसी एक ऑब्जेक्ट के सरफेस से कितना इंटरैक्ट कर रहा है, ठीक है. जो हमने चार्ज के साथ पढ़ा वो फोर्स में लिया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो रिपल्सिव और अट्रैक्टिव दोनों था. और जब हम देख रहे हैं कि एक चार्ज की इंटरैक्शन सरफेस के साथ कैसा, उसको हम फ्लक्स में ले रहे हैं. मैथमेटिकली बोलूं इसकी डेफिनेशन, तो कितनी नंबर ऑफ इसकी फील्ड लाइंस, मतलब आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है तो इसका एक फील्ड लाइंस बाहर जा रहा होगा, इससे आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होगा. इसके आसपास एक स्पेस होगा जहां पे इसका इन्फ्लुएंस है, उस इन्फ्लुएंस को अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से शो करा है. अब उसमें हमने कोई सा भी एक एरिया रख दिया. अब इस एरिया से जितनी भी इसकी फील्ड लाइंस पास हुई उतना ही इंटरेक्शन हुआ इस चार्ज का. तो मैथमेटिकली हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या है कि कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इस एरिया से पास हुई. ओके, सो इट कैन बी डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक field lines passing normally, मतलब perpendicular to the area, passing normally through the area of any surface, ठीक है. अब इसको थोड़ा और ढंग से समझें तो सपोज तुम्हारे पास ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट है. अभी हम एक रेक्टेंगुलर लेमा ले रहे हैं, मतलब कि एक 2D सरफेस ले रहे हैं, ठीक है. फिर 3D में बात करेंगे, 1D की तो कोई है ही नहीं, एक सीधी लाइन का हम क्या करेंगे, तो हम 2D पे चलते हैं. यहाँ पे कोई चार्ज था, इस चार्ज से कुछ फील्ड लाइंस आई. अपन फील्ड लाइंस कुछ पैरेलल मान लेते हैं, कुछ ऐसे जा रही है या समझ लो नॉर्मली जा रही है. ये एक रेक्टेंगुलर लेमा है, ऐसी फील्ड लाइंस आ रही सीधी सीधी इसके अंदर जा रही है, ठीक है, नॉर्मली परपेंडिकुलरली. मतलब ये सरफेस के साथ कैसा एंगल बना रही है, 90 डिग्री का. तो अब यहाँ पे चीज ध्यान से समझना कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और एरिया क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है. तो उसको हमने एक वेक्टर बनाया, एरिया को. एरिया वेक्टर इज सिंपली एक ऐसी चीज है जो हमें किसी सरफेस का स्पेस में ओरिएंटेशन क्या है वो बताती है, ठीक है. इट गिव्स the orientation of any surface in space. अब इससे क्या मतलब है तुम्हारा, देखो फील्ड लाइन सीधी आ रही है, ठीक है, ये इसके साथ परपेंडिकुलर है. अब अगर मैं इसको आगे पीछे से घुमाऊं, फॉर एग्जांपल अगर मेरा हाथ कंसीडर करो, ये से आ रही है. अब अगर मैं हाथ को एंगल में करूं तो जितनी फील्ड लाइन जा रही है वो चेंज हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल जैसे ये एक तरह का सोलर पैनल समझो, सनरेज डायरेक्ट आ रही है, अगर सीधी आएगी तो उसका जो एनर्जी इन्फ्लुएंस होगा वो ज्यादा होगा.
अभी इसी को मैं टेढ़ा कर दूं और स्लांट सनरेज आए तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो एग्जैक्टली यहाँ पर भी इसका ओरिएंटेशन क्या है वो हमें देखना जरूरी था विथ रिस्पेक्ट टू कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर जा रही है। तो एरिया वेक्टर के लिए क्योंकि वेक्टर आ गया तो दो चीजें होगी। अगर मैग्नीट्यूड की बात करी जाए तो इट सिंपली जो हम एरिया निकालते हैं एरिया ऑफ एनी सरफेस वो होगा। जैसे रेक्टेंगल का निकालना है एल इंटू बी, सर्किल का निकालना है पाई आर स्क्वायर, रेक्टेंगल का साइड इंटू साइड। और अगर मुझे इसकी डायरेक्शन चाहिए दैट इज ओरिएंटेशन, तो हमने इसके लिए एक चीज डिफाइन कर दी। हमने डिफाइन करा एक यूनिट वेक्टर जो इसके परपेंडिकुलर है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज योर रेक्टेंगुलर लेमा और इसका जो डायरेक्शन है उसमें हमने एक ऐसा एन कैप डिफाइन कर दिया। ठीक है, यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और डायरेक्शन हमेशा इस सरफेस के परपेंडिकुलर है। अब अगर ये सरफेस घूम रहा है तो आपका एन कैप भी इसके साथ साथ घूम रहा है, जिधर घुमाना घुमा दो। ठीक है, अब इसके अंदर जब भी तुम्हारी फील्ड लाइंस आएगी तो उसका एंगल देख लो इस एन कैप के साथ कैसा जा रहा है। सपोज करो सरफेस कुछ इस तरीके का रखा गया है तो इसका नॉर्मल वेक्टर एन कैप इस डायरेक्शन में गया और फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, तो ये इनके बीच का क्या हो गया, एंगल हो गया। ठीक है, तो हमने अब ये जो फ्लक्स है इसको डिफाइन किया एज इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर और इनके बीच का जो भी एंगल है कॉस थीटा। ठीक है, अब अगर ये थीटा सपोज 0 डिग्री हो जाता है दैट मीन्स एन कैप और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पैरेलल हो गए। और एन कैप इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर है, क्योंकि एन कैप भी सरफेस के परपेंडिकुलर है। उस केस में जो फाई होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली द फॉर्मूला और हम इसको लिख सकते हैं एज इट्स डॉट प्रोडक्ट। तो फाई कैन ऑल्सो बी रिटन एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब इसके आगे चलते हैं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म जा रही है। इस सरफेस से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड गई वो यूनिफॉर्म है, मतलब कि इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम, इधर भी सेम, इधर भी सेम, इधर भी सेम। पूरे सरफेस पे जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। तो ये किसके ऊपर वर्क कर रहा है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाए, जैसे यहां पर उसकी वैल्यू हो गई 10 वोल्ट पर मीटर और यहां पर होगी 20, तो हम क्या करेंगे। तो उसके लिए अपन अब आगे देखते हैं कि हाउ वी कैन कैलकुलेट फ्लक्स फॉर दैट फील्ड। अब देखो सपोज करो फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है, और यहां पर हमने एक ये सरफेस रख दिया। तो जहां पे सपोज लाइन पास पास है यहाँ पे फील्ड ज्यादा होगी, जहां दूर दूर है वहां पे फील्ड कम होगी। तो फॉर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में अगर हम बात करें तो हम इसमें छोटा सा एक एरिया एलिमेंट लेंगे। हमने छोटा सा एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया एरिया का, जिसको अपन ने डी ए कह दिया या डेल्टा ए कह दो। ठीक है, और हमने जो स्मॉल एलिमेंट लिया वो इतना छोटा लिया कि इसमें से जो फील्ड है वो हमने यूनिफॉर्म होगी, मतलब कि इतना छोटा एलिमेंट ले लो कि उसमें से जो फील्ड है वो यूनिफॉर्म है। तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के लिए हम कंसीडर करेंगे, कंसीडर एन इन्फिनिटनेसली स्मॉल एलिमेंट ऑफ एरिया dA such that field through this small area is uniform। ठीक है, तो अब इसके लिए जो एक फ्लक्स होगा जिसमें से स्मॉल फ्लक्स हम निकालेंगे
वो कैसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो उसमें यूनिफॉर्म है इनटू डी है, ठीक है, डॉट। एंड फॉर द टोटल फील्ड, और सॉरी टोटल फ्लक्स निकालना है, इसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो सीधा टोटल फ्लक्स फाई जो हुआ वो इंटीग्रेशन हुआ ई डॉट डी है। इसका मतलब क्या है, पूरा क्लोज्ड इंटीग्रेशन पूरे सरफेस का, ठीक है, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस, ठीक है। तो ऐसे आप निकाल सकते हो टोटल फ्लक्स, ठीक है। एरिया यूनिफॉर्म है वो सब है तो इनटू एरिया कर दो, लेकिन अगर फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है तो छोटा एरिया लेकर के उसको इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। अब ये तो बात होगी जब हमने कि 1D सरफेस लिया था, सॉरी 2D रेक्टेंगुलर प्लेन वगैरह। तो अगर हम 3D की बात करते हैं तो 3D के अंदर जैसे सपोज करो एक स्फीयर ले लिया, ठीक है। तो हम स्फीयर में से भी करेंगे कि जितना फ्लक्स किसी बॉडी के अंदर एंटर हो रहा है और जितना बाहर जा रहा है उसको अपन कंसीडर करेंगे। बेसिकली जो भी तुम्हारा इनकमिंग फ्लक्स है उसको तुम लेते हो नेगेटिव में। मतलब किसी सरफेस के अंदर जो फील्ड लाइंस एंटर कर रही है, एंटरिंग फ्लक्स, एंटरिंग फील्ड लाइंस ले लो, एंटरिंग फ्लक्स या फिर एंटरिंग या इनकमिंग फील्ड लाइंस, ठीक है। इसके लिए क्या होगा, एन कैप सपोज करो नॉर्मल ऐसा गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर है, एंगल थीटा जो होगा वो ग्रेटर हो जाएगा 90 डिग्री से, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मिलेगा एक नेगेटिव फ्लक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो जो भी फ्लक्स हमें बाहर से अंदर जाता हुआ दिख रहा है उसको नेगेटिव लोगे, और जो फ्लक्स लाइन फील्ड लाइंस बाहर जाती हुई दिख रही है, इसका सपोज एन कैप इधर है तो ये थीटा एंगल लेस देन होगा। तो जो भी तुम्हारे पास लीविंग फ्लक्स है, लीविंग फ्लक्स या फिर आउटगोइंग फील्ड लाइंस, आउटगोइंग फील्ड लाइंस, तो उसके लिए थीटा लेस देन होगा 90 डिग्री से, और यहां मिलेगा हमें पॉजिटिव फ्लक्स, ठीक है। और अगर तुम्हारे पास फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके की है कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है एन कैप के साथ, जैसे आपके पास ये एक स्क्वायर है, सॉरी क्यूब है, और क्यूब में इधर ऐसे फील्ड लाइंस है, ठीक है। तो यहाँ इस सरफेस पे तो एंटर हो रही है तो यहाँ पे फाई हो गया नेगेटिव, यहाँ से इस वाली सरफेस से फील्ड लाइंस बाहर जा रही है तो यहाँ हो गया फाई पॉजिटिव, और यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका एन कैप ऊपर होगा और इधर है तो यहाँ फाई हो गया 0। तो एट थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, एन कैप और थीटा फील्ड लाइंस में अगर एंगल 90 डिग्री है तो फ्लक्स 0 हो जाएगा। इसके लिए एन कैप इधर है, फील्ड लाइंस इधर जा रही है तो थीटा हो गया 180 डिग्री। इसके लिए एन कैप आउटवर्ड बाहर तो यहाँ थीटा हो गया 0 डिग्री। तो एक चीज हमें समझ में आई कि 3D सर्फेसिस के लिए जो एन कैप है वो हम आउटर में लेते हैं, ठीक है। जैसे ये तुम्हारे पास एक क्यूब है और यहाँ पर हमें इसका एन कैप देखना है तो एन कैप क्या होगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो इस सरफेस के लिए एन कैप इधर गया, इसके लिए एन कैप ऊपर गया, इस सरफेस के लिए एन कैप आउटवर्ड, नीचे वाले के लिए एन कैप इसके लिए बाहर की साइड आ जाएगा, पीछे वाले के पीछे की साइड चला जाएगा, इस तरीके से होगा, ठीक है। तो अगर सपोज करो जितना फ्लक्स एंटर कर रहा है और जो बाहर जा रहा है उनके बीच में कुछ डिफरेंस है, दैट डिफरेंस गिव अस द चार्ज जो इस ऑब्जेक्ट के अंदर प्लेस्ड है। तो यहाँ पर एक टिप पॉइंट लिख लो कि चार्ज प्रेजेंट इनसाइड क्लोज्ड 3D बॉडी किसकी इक्वल होगा, जो फ्लक्स आउटगोइंग है माइनस फ्लक्स इनकमिंग। तो अगर सपोज करो आउटगोइंग बाहर ज्यादा जा रहा है अंदर कम आ रहा है तो चार्ज कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है।
दैट मीन्स कि बाहर निकलती हुई फील्ड लाइन ज़्यादा है। तो इसके अंदर अगर हम केसेस देखें तो कुछ ऐसे हो जाएंगे कि अगर फाई आउट वाला बड़ा है अंदर जाने से तो तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज वहां पे प्रेजेंट है। जितना फ्लक्स तुम्हारा बाहर आ रहा है उतना ही फ्लक्स अंदर जा रहा था, तो नो चार्ज, न्यूट्रल बॉडी है। ठीक है, कोई अंदर चार्ज ही प्रेजेंट नहीं है। और अगर अंदर ज्यादा आ रहा है और बाहर कम जा रहा है तो वहां पे हो गया नेगेटिव चार्ज। ठीक है, सो दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द फ्लक्स थ्योरी। अब इसके ऊपर अपन कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का टॉपिक अपन का बहुत अच्छे से हो जाए। इसमें क्वेश्चन देखते हैं, कंसिडर करो अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E is equals to 3 into 10 की पावर 3 न्यूटन पर कॉलम आई कैप। ठीक है, आई कैप की डायरेक्शन में है। अब हमसे पूछा है व्हाट इज द फ्लक्स फ्रॉम अ स्क्वायर है ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर प्लेस्ड पैरेलल टू YZ प्लेन के। ठीक है, एंड नेक्स्ट में पूछा है फाइंड द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर से, थ्रू द सेम स्क्वायर व्हेन उसका नॉर्मल 30 डिग्री का एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड से, व्हेन इट्स नॉर्मल इज एट एंगल ऑफ is at an angle of 30 डिग्री with x एक्सिस मान लो। ठीक है, तो इस केस में हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है विच इज 3 into 10 की पावर 3 जो आई कैप मतलब x एक्सिस के अलोंग है। तो अगर हम इसका x, y एंड z डिफाइन करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है विच इज 3 into 10 की पावर 3 न्यूटन पर कॉलम। नाउ जो फ्लक्स निकालना है वो स्क्वायर्स निकालना है जो इस YZ के पैरेलल है, तो कुछ ऐसे रखा गया है। तो इसका एन के परपेंडिकुलर इधर जाएगा, तो ये एन कैप और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 डिग्री का एंगल बना रहे हैं और इसकी साइड है 10 सेंटीमीटर। इट्स अ स्क्वायर, रेक्टेंगल नहीं है, स्क्वायर ही है। ठीक है, तो अगर हमें फ्लक्स पूछा है फर्स्ट केस में तो वो होता है EA cos थीटा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 3 into 10 की पावर 3, एरिया कितना होगा, साइड 10 है तो एरिया विल बी 10/100 into 10/100 एंड cos 0 डिग्री बिकॉज थीटा इज द एंगल बिटवीन एन कैप एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ इट गोज टू 3 into ये 1 हो जाएगा, 3 4 5 और ये 1 2 3 4 तो 10 रह गया, दैट मीन्स 30। और यूनिट अगर हम देखें, यहाँ पे मैं तुम्हें यूनिट नहीं बताई थी, यूनिट ऑफ फ्लक्स अगर हम देखें तो वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूटन बाय कॉलम और मीटर स्क्वायर, या फिर हम इसको लिख सकते हैं वोल्ट इनटू मीटर भी। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्ट बाय मीटर है, एरिया मीटर स्क्वायर है तो वो भी लिख सकते हैं, ये इसको वेबर भी बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ भी लिख सकते हो तुम, पता होना चाहिए। ठीक है, सेकंड में बोला है कि अब जो नॉर्मल है दैट इज एन कैप का और एक्स एक्सिस का 30 डिग्री है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्स एक्सिस में है, नॉर्मल का एंगल भी एक्स एक्सिस का 30 डिग्री है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल का एंगल 30 हो गया। तो जहां पे जो थीटा लिखेंगे उसको 30 डिग्री लिख देंगे, दैट इज 3 into 10 की पावर 3 into 10/100 into 10/100 और cos 30 होता है √3/2, तो you are 3 √3/2 and this goes to 1 to 10, तो 30 √3/2 is your answer, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। अभी इसको और करते हैं जिससे वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कंसिडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड
consider an electric field of value field of E is equals to let's say 2i cap minus 4j cap plus 4k cap into 10 raised to the power 5 न्यूटन पर कूलम. ठीक है, हमें फाइंड करना है फाइंड द फ्लक्स थ्रू द एरिया 2i cap minus j cap into 10 raised to the power minus 2 मीटर स्क्वायर. तो सिंपल सा है, तुम्हारा जो फ्लक्स होता है, अब क्योंकि आई जे के कॉम्पोनेंट्स में तो सिंपली ई डॉट ए लगा दो, थीटा की जरूरत नहीं है. दैट इज 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 4k कैप इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5 का डॉट प्रोडक्ट 2i कैप माइनस j कैप इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 2 से. तो पावर जो है वो अलग से हो जाएंगी और इनमें डॉट प्रोडक्ट लगा दो. आई वाले होते हैं आई जे के जे, ये सब जीरो जाते हैं, तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 आई कैप और जे वाला होगा -4 और माइनस प्लस का 4 और एक के है ही नहीं तो के जीरो मानेंगे, तो प्लस 0 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 5 माइनस 2 इज 3, तो 4 प्लस 4 इज 8 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इज योर आंसर. ठीक है, तो यहाँ पे अपने डॉट प्रोडक्ट करा है. एक और क्वेश्चन करते हैं इस पर. ओके, एक और क्वेश्चन कंसीडर करो. Consider a field E is equals to 6i cap plus 4j cap minus 7k cap न्यूटन पर कूलम. ठीक है, and a square of area 20 units is placed in XZ प्लेन में. हमें फाइंड करना है फ्लक्स. अब ध्यान से समझना, इस केस के अंदर तुम्हें फील्ड गिवन है आई जे के कंपोनेंट्स में. जो तुम्हारे पास फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड वो तुम्हें गिवन है 6i कैप प्लस 4j कैप माइनस 7k कैप. और जो एरिया वेक्टर होगा वो तुम्हारा कुछ इस तरीके का होगा. ध्यान समझना, अगर ये YZ प्लेन के अंदर है, ठीक है, तो YZ प्लेन का जो इसका नॉर्मल होगा वो अलोंग Y एक्सिस होगा. ठीक है, अगर हमारा ये XZ प्लेन में स्क्वायर है तो जो इसका n कैप होगा वो अलोंग Y होगा. तो दैट मीन्स एरिया वेक्टर 20j कैप हो गया. तो फ्लक्स जब हम E डॉट A से निकालेंगे दैट इज 6i कैप प्लस 4j कैप माइनस 7k कैप डॉट दिस 20j कैप. तो हमें सिर्फ और सिर्फ j वाला कंपोनेंट लेना है, ये i और k तो जीरो हो जाएंगे. तो 4 2 ज़ा 80 बस यूनिट्स हैं, तो 80 न्यूटन पर कॉलम. यूनिट्स की जगह मीटर स्क्वायर ले लो तो यहाँ पर भी आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम. ठीक है, आइडिया होना चाहिए एन कैप का. एक और क्वेश्चन करते हैं इस पे. अब यहाँ पे कंसिडर करो, कंसिडर अ सर्कुलर शीट है, सर्कुलर शीट है ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर की. ठीक है, प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म फील्ड में, प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म फील्ड ई गिवन है. तो मैं सीधा 3 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम, कोई और डायरेक्शन नहीं है. ठीक है, अब निकालना है फाइंड द फ्लक्स थ्रू द शीट, थ्रू द शीट. अगर ये इफ द शीट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ इलेक्ट्रिक फील्ड, इफ द शीट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे वो 30 डिग्री का एंगल बना रही है. अब ध्यान से समझना, जब तुम्हारा ये शीट है, ये एन कैप है और इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मानो. जब एन कैप और इलेक्ट्रिक फील्ड में 0 डिग्री का एंगल होता है तब शीट का मतलब जो भी तुम्हारा रेक्टेंगुलर लैम्बा है, जो भी शीट है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री है. अब अगर शीट का और इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल 30 डिग्री है तो एन कैप के साथ क्या होगा 90 माइनस जो भी एंगल है. ध्यान रखना,
जब ये 0 डिग्री पर है तो 90 शीट और इलेक्ट्रिक फील्ड में, अगर शीट और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो भी एंगल होगा वो एन कैप के साथ 90 माइनस होगा। तो एंगल निकालना हो बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एन कैप तो वो 90 माइनस 30 डिग्री ऐसे निकलेगा। तो ये ध्यान रखना कि एंगल किसके बीच पे है, एन कैप के साथ है, नॉर्मल के साथ है, शीट के साथ है, या प्लेन जो भी तुम्हें लेमा गिवन है, स्क्वायर रेक्टेंगल जो भी है उसके साथ है। तो अगर सरफेस के साथ है तो 90 माइनस करना, नॉर्मल के साथ है तो जो एंगल गिवन है वही ले लेना। ठीक है, अब इजी है, अब सीधा सीधा फ्लक्स निकाल लो ये कॉस थीटा से, जहाँ भी ये कॉस थीटा लगाना वो वहां पे वो लगा देना, जहाँ पे आई जे के कॉम्पोनेंट्स है वहाँ ई डॉट ए लगा देना। तो ई हो गया 3 × 10⁻³ एरिया पाई आर स्क्वायर से निकाल लो, पाई इज 22/7, आर स्क्वायर इज 10/100 × 10/100 एंड cos 60 डिग्री इज 1/2। ठीक है, सो दिस विल बी 2 1 11 11 3 33/7 और हो जाएगा 3 4 5 और नीचे से 4 है तो 330/7 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कॉलम। ठीक है, तो ध्यान रखना एंगल्स के बीच में ई डॉट है, बाकी इसमें और कुछ खास ऐसा है नहीं। अब नेक्स्ट है आपके पास गॉस लॉ, काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉ है, इसकी एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं इसके ऊपर कई बार। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। इस लॉ में क्या है, इसने इसको फ्लक्स को ही डिफाइन करा है, बट क्या बोला है कि अगर सपोज कोई एक एनक्लोज्ड बॉडी है, ठीक है, एनक्लोज्ड बॉडी है जिसको हमने नाम दिया गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस जिसके अंदर कुछ क्यू चार्ज एनक्लोज्ड है। तो गॉस ये बोलता है कि इस बॉडी में से जो भी फ्लक्स पास होगा वो 1/ε0 टाइम होगा इस क्यू एनक्लोज के। ठीक है, द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू एन एनक्लोज्ड बॉडी जो बंद है, एनक्लोज्ड बॉडी और अ गॉसियन सरफेस, इस एनक्लोज बॉडी का नाम है गॉसियन सरफेस। कोई सी भी शेप हो सकती है, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सॉरी क्यूब, क्यूबॉइड, स्क्वायर, 3D ऑब्जेक्ट जिसको एनक्लोज करे, एनी रैंडम शेप। तो टोटल फ्लक्स जो पास होगा थ्रू एन एनक्लोज्ड बॉडी, ठीक है, एनक्लोज्ड बॉडी होनी चाहिए, तो जो टोटल फ्लक्स पास होगा इज इक्वल टू 1/ε0. Epsilon is permeability of free space, which has a value of 8.86 × 10⁻². This is equals to 1/ε0 times the total charge enclosed by the body. Enclosed by the body. ठीक है, तो ये 1/ε0 टाइम्स हो जाएगा to the total charge enclosed by the body. That means your flux is equals to 1/ε0 times the total charge enclosed. ठीक है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं that phi is equals to close integral of E dot ds is equals to Q enclosed by ε0. ठीक है, where this is permittivity of free space, permittivity of free space which has a value of 8.85 × 10⁻⁻12 and it has a unit of Newton meter square per coulomb square. कूलम्ब स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये बोलता है गॉस। अब ये जो चीज है ये सही है नहीं है वो हमें कैसे पता चलेगा, तो हम इसका देखते हैं प्रूफ। ठीक है, तो हमने कंसीडर अ पॉजिटिव पॉइंट charge Q, capital Q, which is
प्लेस्ड है एक स्फेयर में, प्लेस्ड इनसाइड द स्फेयर ऑफ रेडियस कैपिटल R. ठीक है, दैट मीन्स यू हैव दिस स्फेयर जिसका रेडियस कैपिटल R है, इसमें टोटल चार्ज Q एनक्लोज्ड है. ठीक है, अब ध्यान समझना, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाएगी, रेडियली आउटवर्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जाती है, मैंने बताया था पॉजिटिव से बाहर की तरफ निकलती है, और क्योंकि स्फेयर है तो इसका एन कैप भी क्या होगा, बाहर की तरफ होगा. ठीक है, सो देन जो फ्लक्स है वो आपके पास होता है क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस. ये हम लेके चल रहे हैं, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट हम इससे निकालेंगे. ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ऑन द सरफेस ऑफ स्फेयर, क्योंकि एक पॉइंट चार्ज है तो वो के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर होगा. चार्ज सेंटर में कंसीडर करते हैं, आर डिस्टेंस पर वो हो जाएगा. ठीक है, सो ये मैं रब कर रही हूँ. ठीक है, स्टेटमेंट यू कैन कॉपी बाय पॉजिंग द वीडियो. ठीक है, आ जाता है, इंपॉर्टेंट है ये. सो योर फ्लक्स वुड बिकम क्लोज इंटीग्रल ऑफ के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर इंटू डी एस स्मॉल एरिया. ठीक है, नाउ के कॉन्स्टेंट है, क्यू कॉन्स्टेंट है, आर स्क्वायर भी कॉन्स्टेंट है. क्लोज इंटीग्रल करेंगे एरिया का. अब उसका पूरा एरिया लेंगे स्फेयर का, तो स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया या कोई भी वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर होता है. तो यहाँ पर हम के की वैल्यू डाल देते हैं, विच इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू एरिया होगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, बिकॉज कैपिटल आर इज द रेडियस. ये इससे कैंसिल हुआ, क्या आ गया 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ क्यू जो कि एनक्लोज था. यही चीज हमें बोली थी फ्लक्स ने, सॉरी गॉस ने, गिवन बाय गॉस लॉ. ठीक है, तो दिस प्रूव्स, मतलब हमने एक गिवन स्टेटमेंट को लेकर के एक नया स्टेटमेंट लेकर आया विच प्रूव्स कि जो ये बोला गया था कि टोटल चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू टोटल फ्लक्स, वो हमारे बात एकदम सही है. ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब इसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं, फिर इसकी एप्लीकेशंस देखेंगे अपन. एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं गॉस के, जो ये है कि फाई इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट रहता है. ठीक है, दिस इज वैलिड फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस. कोई सी भी क्लोज सरफेस हो, इस सबके लिए वैलिड होता है. ये शेप साइज इन सब पे डिपेंड नहीं करता कि भैया मैंने शेप चेंज कर दी तो बताओ फ्लक्स में क्या चेंज आया, या मैंने साइज बढ़ा दिया छोटा कर दिया. टोटल चार्ज जितना है बस उस पर डिपेंड करेगा. ठीक है, सो इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने तुम्हें बोला कि a cube has a total charge of -3q. ठीक है, if the charge is placed in sphere, क्यूब है ले लेते हैं ऑफ साइड एस की. ठीक है, अ क्यूब ऑफ साइड एस. ठीक है, हैज अ टोटल चार्ज ऑफ -3q इफ द चार्ज इज प्लेस्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r. फाइंड द चेंज इन फ्लक्स. तो इसका आंसर क्या होगा? चेंज इन फ्लक्स पूछा है, देयर वुड बी नो चेंज इन फ्लक्स बिकॉज द चार्ज इज सेम. सिंस चार्ज इज सेम,
तो हमने इसका शेप चेंज करा, उससे कोई मतलब नहीं है. फ्लक्स रिमेन सेम, फ्लक्स इज सेम, तो जो चेंज इन फ्लक्स आया वो 0 हो जाएगा. चेंज इन फ्लक्स इज सिंपली 0. और इसी को अगर मैं कह देती कि क्यूब ऑफ साइड ऐसे एज अ टोटल चार्ज ऑफ दिस इफ इट इज प्लेस्ड इन अ क्यूब ऑफ साइड 2s, बढ़ा दिया, डबल कर दी, तभी भी आंसर सेम रहता. तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पे कोई डिपेंड नहीं करता. दूसरा है कि फाई इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के अंदर ये जो क्यू है वो टोटल सम ऑफ द चार्जेस है, टोटल सम ऑफ द चार्जेस इनसाइड द क्लोज बॉडी, इनसाइड द ऑब्जेक्ट. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मैं तुमसे पूछूं कि ये है +3q -2q और +5q, तो इसमें से फ्लक्स बताओ. तो सबसे पहले तुम्हें निकालना पड़ेगा जो चार्ज टोटल एनक्लोज्ड है, तो दैट इज +3 -2 एंड +5. तो 3 - 2 इज +1, +1 और +5 इज 6q. तो जो फाइन क्लोज होगा वो 6q बाई एप्सिलॉन नॉट होगा. या मैं तुमसे पूछूं कि if a dipole is placed inside a cube, find flux. तो Q जो डाइपोल होता है उसमें +q और -q होता है, तो Q एनक्लोज इसमें टोटल कितना हो गया 0. Q एनक्लोज हो गया 0, तो फाई भी क्या हो जाएगा सिंपली 0. ठीक है. तो दैट Q इज द टोटल सम जो चार्ज तुम्हारा उसमें प्रेजेंट है. नाउ थर्ड इज सपोज करो फॉर अ सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट, फॉर अ सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है ऑफ साइड n, फॉर एग्जाम्पल क्यूब है. ठीक है. तो if flux through the body कितना जा रहा है phi, तो एक सरफेस से then the flux through one phase is through one phase is 1/m times of phi. ठीक है. तो जैसे सपोज करो क्यूब है तो उससे पूछे एक फेज से कितना जा रहा है, तो 1/6 टाइम होगा. इस पे भी अपन क्वेश्चंस करते हैं. ठीक है. और एक फोर्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो गॉसियन सरफेस है ना वो कभी चार्ज के डिस्क्रीट चार्ज के ऊपर से नहीं जाता. ठीक है. गॉसियन सरफेस नेवर पास थ्रू डिस्क्रीट चार्ज से. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे +2q है, -3q है, चार्ज कुछ इस तरीके से जा रहा है, गॉसियन सरफेस ऐसे बना रहे हैं, एनक्लोज्ड करेंगे. बट अगर कोई कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस है तो वहां से चला जाएगा. फॉर एग्जाम्पल बट इट passes through continuous charge distribution, continuous charge distribution. फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज हमारे पास एक रॉड है, इनफाइनाइट रॉड है, इतनी लंबी की रॉड है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, तो मैं एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस इसकी रॉड के बीच से बना सकती हूँ. कंटिन्यूस में से होता है क्योंकि हम यहाँ पे लीनियर लाइन चार्ज या सरफेस चार्ज डेंसिटी या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी देख सकते हैं. तो जितना इनक्लोज्ड हुआ उसको मल्टीप्लाई करके उसकी लेंथ से या एरिया से या वॉल्यूम से उसमें कितना चार्ज है वो अपन निकाल सकते हैं. बट डिस्क्रीट के लिए ऐसा नहीं है. तो डिस्क्रीट में हमें उसको एनक्लोज करना पड़ेगा, आधे उसके ऊपर से हम पास नहीं कर सकते. ठीक है. तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. अब इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, देन इसकी एप्लीकेशन पे चलेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है. कंसीडर करो अ पॉइंट चार्ज कैपिटल Q जो है इज प्लेस्ड
at the center of cube, at the center of cube of side A. ठीक है, तो सबसे पहले पूछा है फाइंड द टोटल फ्लक्स फ्रॉम द क्यूब. तो अगर हमें टोटल फ्लक्स पूछा जा रहा है तो हम क्या करेंगे, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट. टोटल चार्ज कैपिटल क्यू एनक्लोज्ड है तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इज योर आंसर. तो फाई कितना हो जाएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. अब सेकेंड सपोज हमसे पूछा जाए कि वन ऑफ द फेज से कितना जा रहा है फ्लक्स थ्रू इट्स वन फेज से. तो क्योंकि सिमेट्रिकल है, सेंटर पे रखा है, तो एज पर सिमेट्री, एज पर सिमेट्री 1/6 टाइम्स हो जाएगा. फाई इज इक्वल्स टू 1/6 टाइम्स ऑफ क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. ठीक है. और अगर हम ये बोले कि अगर चार्ज सेंटर से शिफ्ट कर दिया गया, इफ द चार्ज शिफ्ट फ्रॉम द सेंटर, तो क्या फर्स्ट और सेकंड में कोई चेंज आएगा, देन इज देयर एनी चेंज, इज देयर एनी चेंज इन 1 and 2 में. तो इसका आंसर में फर्स्ट में तो कोई चेंज नहीं आएगा. देखो, नो चेंज इन फर्स्ट, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा. बट सेकंड में चेंज हो जाएगा क्योंकि ये बाय सिमेट्री है. अब सिमेट्री चेंज हो गई तो ये चेंज हो जाएगा. बट चेंज इन सेकंड ड्यू टू शिफ्ट इन सिमेट्री. ठीक है. टोटल चार्ज पूरी बॉडी में से तो हो जाएगा, बट एक फेज से जो हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं एज पर द सिमेट्री. सिमेट्री चेंज कर दी, चार्ज को शिफ्ट कर दिया, तो वहां पे भी वो बदल जाएगा. अब इसी को हम ऐसे भी कर सकते हैं कि चार्ज को उठा करके एक कॉर्नर पे रख दें, तो क्या होगा, इफ चार्ज is placed at one of its corner. तो जैसे तुम्हारे पास एक क्यूब है, उस क्यूब के एक कॉर्नर पर हमने उठा के इस चार्ज को रख दिया, तो अभी एनक्लोज्ड नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एनक्लोज्ड करेंगे. इट इज एट वन ऑफ द कॉर्नर, तो हमें इस फ्लक्स निकालना थ्रू द क्यूब. Find flux through the cube. तो हमने इसको क्या करा, एनक्लोज्ड करेंगे चार्ज को भाई इसके ऊपर क्यूब लगा करके. एक है नीचे, 3 इसके साथ में लगाएंगे और 3 ऊपर लगाएंगे. ठीक है. तो एक बॉक्स के साथ में इधर, आगे, पीछे और ऊपर चार्ज, जिससे वो एनक्लोज हो जाए. तो एनक्लोज द चार्ज विथ 7 अदर क्यूब्स के साथ, 7 अदर क्यूब्स. देन जो फ्लक्स होगा वो हो जाएगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. अब टोटल चार्ज क्यू हो गया बाय एप्सिलॉन नॉट, एंड इस क्यूब से क्या जो फ्लक्स जाएगा, फ्लक्स थ्रू दिस क्यूब, वो हो जाएगा 1/8 टाइम्स. चारों 8 है, सिमेट्रिकल है, सेंटर में रखा है, तो इसमें से जो फ्लक्स जाएगा 5, वो 1/8 टाइम्स ऑफ क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा. अब ध्यान से समझना, क्योंकि कॉर्नर पे रखा है तो जिसकी एडजेसेंट, ये ऊपर वाला, ये साइड वाला और ये पीछे वाला है, इससे नहीं जाएगा. क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके साथ पैरेलल जा रही है और नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे एन कैप में और इलेक्ट्रिक फील्ड में 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, तो इन 3 फेसेस से नहीं जाएगा. तो हम इधर बोल सकते हैं द एडजेसेंट फेसेस ऑफ द चार्ज, द फेसेस ऑफ द क्यूब adjacent to charge have zero flux. क्यों जीरो फ्लक्स होगा, ड्यू टू थीटा 90 डिग्री. ठीक है, क्योंकि एज फील्ड इज पैरेलल टू द सरफेस.
तो अब बचे कितने, एक सामने वाला, एक फ्रंट वाला और एक नीचे वाला फेस। तो इसके अंदर से हम बोलेंगे कि यहाँ पे हमारे पास एंगल आ जाएगा एंड सिर्फ 3 फेसेस से जाएगा। तो जो नेट फ्लक्स होगा फाई would be 1/3 times of q by 8 epsilon naught, that is 1/24 times of q by epsilon naught। ठीक है, अब इसको हटा करके एक फेस पे रख दो तो क्या होगा, फिर इसके साथ एक और क्यूब जोड़ना पड़ेगा, वो 1/2 टाइम्स होगा और फिर इससे निकालेंगे तो इसके 5 फेजेस से जाएगा बिकॉज एक फेस पे तो हमने रखा हुआ है। तो यू कैन प्रैक्टिस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि चार्ज को कहाँ रखा गया है, वो कितना इनक्लोज्ड है और कितना फ्लक्स निकाल रहा है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। ओके, इन दिस क्वेश्चन यू हैव द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट इन फिगर आर ई एक्स इज इक्वल टू अल्फा एक्स की पावर हाफ, ई वाई ई जेड 0 है, अल्फा की वैल्यू गिवन है, क्यूब गिवन है, साइड ए है, ए 0.1 मीटर, टोटल फ्लक्स निकालना, चार्ज निकालना है। ध्यान से समझना। अब इसमें क्या बोला है कि ई वाई और ई जेड तो हमारा है ही नहीं, बस ई एक्स है विच इज अल्फा एक्स की पावर हाफ। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को जिस डायरेक्शन में है, इधर एन कैप इधर है, यहाँ से इस सरफेस में एन कैप ऊपर जाएगा, इधर नीचे जाएगा, आगे और पीछे वाले से पीछे, तो उन सब में एन कैप और ई एक्स में 90 डिग्री का एंगल है। तो सिर्फ इस सरफेस से और इस सरफेस से हमें निकलेगा, इसको S1 मानते हैं, इसको S2 मानते हैं। ठीक है, तो अगर हम फ्लक्स देखें थ्रू सरफेस S2 से, ठीक है, तो फाई होता है तुम्हारे पास E.A या EA cos थीटा। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर हो जाएगी अल्फा एक्स की पावर हाफ, अल्फा एक्स कितना गिवन है A, दैट इज A की पावर हाफ, एरिया कितना होगा साइड इनटू साइड, दैट इज A स्क्वायर, कॉस कितना होगा थीटा, एन कैप इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है 180 डिग्री, दैट इज माइनस का, तो माइनस अल्फा A की पावर हाफ प्लस 2 5/2 हो गई। ठीक है, उसी तरह हम निकाल लेते हैं S1 से। ठीक है, तो S1 से अगर हम फाई देखें तो अगेन EA cos थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर हो जाएगी अल्फा एक्स होगा A प्लस A 2A की पावर हाफ, एरिया भी A स्क्वायर ही रहेगा और कॉस हो जाएगा 0 डिग्री क्योंकि एन कैप और ई एक्स ए की डायरेक्शन में है, तो दैट वुड बी अल्फा √2 अल्फा A रेज टू दी पावर हाफ प्लस 2 5/2। तो नेट फ्लक्स कितना हो गया, दोनों का सम ले लेते हैं S1 प्लस S2 की एरिया का, तो दैट इज ये माइनस का अल्फा A की पावर 5/2 प्लस का √2 अल्फा A की पावर 5/2, तो दैट इज √2 - 1 अल्फा A की पावर 5/2। यू कैन पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर। ये वाला मैं एक बार अब कर रही हूँ। ठीक है, यू कैन पॉज एंड चेक। तो नेट फ्लक्स हो जाएगा आपका √2 - 1 दैट इज 1.414 - 1, अल्फा की वैल्यू गिवन है 800 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वो ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 4 हो जाएगा क्योंकि अपॉन में सेंटीमीटर है, डिवाइड पे ऊपर जाएगा 2 बार होगा क्योंकि स्क्वायर है। A इज 0.1 की पावर 5/2, तो पॉइंट हटा के नीचे 10 गया, दैट इज 0.414 इंटू 800 इंटू 10 की पावर 4, 1 की पावर 5/2 करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, 10 की पावर 5/2 करेंगे तो 10 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा और 2 का वो निकला तो 100 इंटू √10, so that would be 1/100 इंटू √10, क्योंकि 10 अपॉन में था, ये कैंसिल हो गया, इसे करेंगे तो 4140 अपॉन में √10 एंड √10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 414 √10 आ जाएगा। ठीक है, रैशनलाइज करा तो 0 से 0 कैंसिल। ठीक है,
और नेक्स्ट आपसे पूछा है फ्लक्स, तो सेकेंड पार्ट में चार्ज पूछा, सॉरी, तो फाई इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है। फाई की वैल्यू आ चुकी है 414√10, इसको सीधे एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल चार्ज इंक्लूज आ जाएगा। चाहो तो ऐसे भी छोड़ सकते हो √2 में, तो सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज मच, ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 के अंदर हम गॉस लॉ की एप्लीकेशन करेंगे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस वीडियो को देखना पूरा एंड नेक्स्ट वीडियो को भी फॉलो करना, जिससे ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीबीएसई के लिए, वो क्लियर हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक, सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़।